अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Earth is about 4.5 billion years old. The oldest known fossils are 3.7 billion years old. Life has been in process of transformation since its origin. The word evolution means changes over a period of time. कह रहा है कि बच्चों जो अर्थ है ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और जो हमारे पास ओल्डेस्ट फॉसिल्स है जो हमें अवेलेबल है वो है 3.7 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि जो लाइफ है वो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है सिंस ओरिजिन की, जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुई है लाइफ, वो क्या सबसे क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। कह रहे हैं जो वर्ड एवोल्यूशन है इसका क्या मतलब है, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है कि जो भी कोई चेंजेस आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। Evidences suggest that first organisms were prokaryotic heterotrophs। बच्चों जो एविडेंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक थे और हेटेरोट्रॉफ्स थे। फॉर देयर एनर्जी needs they were dependent on complex organic molecules present in the ocean soup। कह रहा कि अपनी एनर्जी के नीड्स के लिए वो डिपेंड करते थे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ओशन में प्रेजेंट होते थे। द कम्प्लेक्स बायोकेमिकल एवोल्यूशन may have enabled some organism to harvest solar radiation for the synthesis of new organic matter within the cell। कह रहा है कि ये जो कम्प्लेक्स बायोकेमिकल एवोल्यूशन हुई इसने कुछ ऑर्गेनिजम्स को इनेबल कर दिया कि वो सोलर रेडिएशंस को यूज करके क्या करे, अपना जो लिए ऑर्गेनिक मैटर है वो खुद सिंथेसाइज कर सके अपने सेल्स के अंदर। दिस चेंज फ्रॉम हेटेरोट्रॉफिक टू ऑटोट्रॉफिक फॉर्म may have saved life from being extinct as there would have not been enough organic soup to support heterotrophic organisms for longer duration। कह रहा है कि ये जो चेंज हुआ हेट्रोट्रॉफिक से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, इसने क्या किया, लाइफ को एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया क्योंकि इनफ ऑर्गेनिक फूड जो सूप अवेलेबल नहीं था जो कि तमाम हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सके, लाइफ को सपोर्ट कर सके। द अर्लीस्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यूटिलाइज्ड ऑक्सीजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर्स। कह रहा है कि जो अर्लीस्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे उन वो क्या करते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वहां से हाइड्रोजन लेते थे और रिड्यूस कर देते थे कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें, शुगर में। लेटर ऑन ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू साइनोबैक्टीरिया स्टार्टेड ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। कहता है बाद में ऑर्गेनिजम्स लाइक साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी जिसमें वो वाटर को यूज करते थे एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और उसमें से ऑक्सीजन को क्या करते थे, रिलीज करते थे। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स आयोनाइजेशन फॉर्म ओजोन लेयर। कह रहा है जब उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया तो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। जब वो उसका लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या, ओजोन लेयर बनना स्टार्ट होगी। The thickening ozone layer reduced ultraviolet radiation penetrating to the surface। कह रहा हूँ ये जो ओजोन लेयर थी इसने क्या किया, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही थी सन से उनको आज सरफेस में इंटर होने से रोक दिया। ठीक है, दिस मेड पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू बिकम टेरेस्ट्रियल। कह रहा है इस चीज ने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, के लिए पॉसिबल किया कि वो क्या, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड हैबिटेट पे रहना स्टार्ट हुए। एज अ रिजल्ट इट कन्फर्ड स्टेबिलिटी टू सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये नीचे देखिए अब एक फिगर शो की हुई है, फिगर 14.1, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑन अर्थ कैसे हुई। बिग बैंग थ्योरी जो कहती है 14 बिलियन ईयर्स अगो जो है जो हमारा क्या कहते हैं ये सोलर सिस्टम बना था, देन 4.5 बिलियन ईयर्स गो अर्थ का ओरिजिन हुआ। देन 3.5 बिलियन ईयर्स गो प्रोकैरियोट्स। देन 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास यूकैरियोट्स आए। ठीक है, इसी तरह से देन ये देखते थे फर्दर प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, प्लांट्स, पंजीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो आते रहे, इवॉल्व होते रहे। एवोल्यूशन फ्रॉम
प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट के प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स एवोल्यूशन कैसे हुई? Prokaryotes ruled world for more than a billion of years. As per fossil record, eukaryotes appeared 1.9 to 2.1 billion years ago. कह रहा बच्चों जो प्रोकैरियोट्स है उन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया तकरीबन 1 बिलियन ईयर तक, ठीक है। यानी जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड है वो भी बताता है कि जो यूकैरियोट्स है वो अर्थ पे कब अपीयर हुए, तकरीबन 1.9 से 2.1 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट। कह रहे डिफरेंट थ्योरीज है इसके बारे में कि कैसे जो यूकैरियोट्स थे वो इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट से। अ स्ट्राइकिंग वन इज एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। एक जो स्ट्राइकिंग वन है वो एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी है। अब आप इस पढ़ेंगे कि एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी क्या कहती है, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स कैसे हुई। The endosymbiosis theory was proposed by Linus. First step in evolution of eukaryotic cell is thought to have occurred when a large anaerobic amoeboid prokaryote ingested a small aerobic bacterium and stabilized its prey as an endosymbiote rather than digesting it. This aerobic bacterium developed into mitochondria, the site of aerobic respiration in eukaryotic cell. कह रहा है कि ये थ्योरी प्रपोज की थी लाइन मार्गलस ने, और पहला स्टेप जो एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल में वो ये समझा जाता है कि क्या हुआ था। सबसे पहले जब एक लार्ज एनारोबिक जो अमीबाइड प्रोकैरियोट था, ठीक है, जब उसने इंजेस्ट किया एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को, क्या किया, इंजेस्ट किया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको डाइजेस्ट करने के बजाय उसके ऊपर अंदर क्या कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, ठीक है, एज एंडोसिम्बियोट। दिस एरोबिक बैक्टीरियम डेवलप, और बाद में वही जो बैक्टीरिया था जिसको उस अमीबाइड ने या प्रोकैरियोट ने इंजेस्ट किया था, उसने क्या किया, वही जो बैक्टीरिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। पोजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एंडोसिम्बियोट conferred the advantage of aerobic respiration on its host। कह रहा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो इसने एक एडवांटेज प्रोवाइड की एरोबिक रिस्पायरेशन की ऑन इट्स होस्ट, कि उसका जो होस्ट है वो एरोबिक रिस्पायरेशन कर सकता है। फ्लैजेला में हैव डिराइव्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पाइरोकीट्स। इसी तरह से ये भी एक थॉट है कि जो फ्लैजेला है ये इस तरह बने होंगे कि जो बने होंगे थ्रू इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ऐसे प्रोकैरियोट्स को इंजेस्ट करने से विच आर सिमिलर टू स्पाइरोकीट्स। क्लोरोप्लास्ट आर थॉट to be derived from ingesting and forming symbiotic relationship with photosynthetic bacteria। कह रहा बच्चों के क्लोरोप्लास्ट को समझा जाता है कि ये कहाँ से ड्राइव हुए कि जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे, ठीक है, तो जब उनको इंजेस्ट किया गया और उनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया गया तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ। इन एडिशन both mitochondria and chloroplast are similar in size to bacteria, have their own DNA, have ribosomes similar to those of bacteria, and produce a limited portion of their own enzymes and proteins। इसके अलावा कह रहा है कि जो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो ऑर्गेनेलीज है इनका जो साइज है वो सिमिलर टू होता है साइज ऑफ बैक्टीरिया। इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरिया, और ये एक लिमिटेड अमाउंट में अपने एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी खुद प्रिपेयर करते हैं। टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस इट इज सजेस्टेड दैट endosymbionts must have transferred over time some of their genes to host nucleus and thus lost their independence for the sake of symbiotic relationship. Regardless of exact mechanism involved, the emergence of eukaryotic cell led to a dramatic increase in complexity and diversity of living organisms on Earth। कह रहा है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या हुआ था उसको उसको अगर हम छोड़ दें, जब यूकैरियोटिक सेल इमर्ज हुआ तो उससे हमारे पास क्या है, एक ड्रामेटिक यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ कम्प्लेक्सिटी में भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी यानी वैरायटी में भी, ठीक है, ऑन अर्थ। At first, organisms were capable of existing only as independent single cells. Later, however, some evolved into multicellular organisms in which various cells become specialized for many different functions। कह रहा फर्स्टली क्या होता था कि जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एग्जिस्ट करते थे एज सिंगल सेल, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बन गए जिसमें बहुत सारे सेल्स होते थे और डिफरेंट सेल जो वो स्पेशलाइज्ड होते थे डिफरेंट फंक्शन के लिए।
These multicellular forms became adapted to life in great variety of environment. ये आप देखिए बच्चों फिगर 14.2 में एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेमार्किज्म। अच्छा बच्चों, डिफरेंट थ्योरीज है एवोल्यूशन के बारे में, तो हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास लेमार्किज्म। The idea of evolution may have existed in the minds of early biologists, but J.B. Lamarck was first to put forward a theory of evolution. कह रहा बच्चों, जो एवोल्यूशन का आइडिया है कि जितने भी अर्ली बायोलॉजिस्ट हैं उनके माइंड में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जे बी लमार्क ने एक थ्योरी पेश की रिलेटेड टू एवोल्यूशन। इन 1809 he presented his ideas of evolution in his book philosophy zoology। कह रहे कि उसने 1809 में अपने जो आइडियाज थे एवोल्यूशन के रिलेटेड वो उसने अपनी बुक में प्रेजेंट किए। ठीक है, मैन पॉइंट्स ऑफ लमार्किज्म। अब उसकी थ्योरी के मैन पॉइंट्स क्या थे? Lamarck's theory helped prepare way for acceptance of concept of evolution. His proposed mechanism of evolution was based on two conditions: use and disuse of body part and inheritance of acquired characteristics। यानी बच्चों की जो लमा की थ्योरी थी उसने हमें हेल्प किया एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने में। उसका जो कहा कि जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है वो दो कंडीशंस के ऊपर बेस करता है। एक तो एवोल्यूशन बेस करती है यूज एंड डिस यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि आप कौन सा बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हो, कोई उससे कोई यूज नहीं कर रहे। ठीक है, एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब हम ये देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। Lamarck believed some organs which are more frequently used by organism are developed and become strong and more efficient, while some organs which are not properly used by organism are deteriorated, diminished, and ultimately disappeared in successive generations। बच्चों कह रहे हैं कि लेमार्क जो बिलीव करता था कि जो कुछ ऑर्गन जिनको आप ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं, वो स्ट्रॉक हो जाते हैं और एफिशिएंट हो जाते हैं। और वो ऑर्गन जिनको आप प्रॉपरली यूज नहीं करते वो आस्ता डिबैनिश या डिसअपियर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन्स इंक्लूड blacksmith developing a bigger bicep in arm that works the hammer, the webbed feet of aquatic birds, resulting constant spreading of toe bones and skin between them in order to swim, to find food and escape predators। एप्पल कह रहा है कि लाइक जो डेवलपमेंट ऑफ जो बिगर बाइसेप होता है ब्लैक स्मिथ, इट इज एग्जांपल ऑफ यूजर डिस्यूज ऑफ ऑर्गन। एंड सेकेंडली वेब फीट जो थे एक्वेटिक बर्ड्स के। ठीक है, disuse of organ due to environmental changes weakens and results in degeneracy and atrophy of organs। यानी कि अगर ऑर्गन्स का डिस यूज होगा, उनको हम यूज नहीं करेंगे तो वो विकस हो गए और आस्ता तक डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रीपिंग बिहेवियर ऑफ स्नेक into small hole and services to avoid enemies and obtain food have lost their legs, the ability to position the head to collect sound waves. Human have lost the contractile feature of ear muscle। ये देखिए साइड में फिगर 14.4 में वेब्ड फुट ऑफ एक्वेटिक बर्ड शो किया हुआ है। Next is inheritance of acquired characteristics. Lamarck believed characteristics which individual acquired during lifetime were passed on to offspring of that individual। कह रहा बच्चों, लमार्क बिलीव करता था कि वो करेक्टरिस्टिक जो इंडिविजुअल एक्वायर करता है, गेट करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वो पास हो जाती है टू द ऑफस्प्रिंग। सच करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड which are often revised by use or disuse of organ according to Lamarck through several generations। These acquired characters are continuously inherited and accumulated। यानी अकॉर्डिंग टू लमार्क क्या था कि ये जो 7 जनरेशन के बाद ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये कंटिन्यूसली इनहेरिट होते रहते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं और एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ग्रेजुअली a group of organisms would be produced which would be better able to cope with environment due to inherited acquired characters। और कह रहा है कि ग्रेजुअली क्या होगा, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा जिसके पास जो बेटर एबल होगा आपका इन्वायरमेंट के साथ इन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से। एवोल्यूशन इन अदर वर्ड्स वुड अकर। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ जिराफ नेक। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास
Evolution of giraffe neck. The long neck of modern giraffe was a result of generation of short neck ancestors feeding on leaves at progressively higher levels of trees. यार बच्चों की जो हमारे पास मॉडर्न जिराफ है जो करंटली जिनकी लॉन्ग नेक होती है, कह रहा है ये किस वजह से है कि जो इनके जो इस एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो शॉर्ट नेक्स थे, ठीक है, उनकी नेक शॉर्ट होती थी उन जिराफ्स की, ठीक है, लेकिन वो क्या करते थे कि फीड करते थे लीव्स को। तो जब वो ऐसे लीव्स खाने के लिए ऐसे अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे तो आस्ता आस्ता जो नेक्स्ट सक्सेसिव जनरेशन उनकी आई तो उनमें ऑटोमेटिकली लॉन्ग नेक आना शुरू होगी, ठीक है। ईच जिराफ during its lifetime would try to reach leaves at top of tree. Each animal would constantly stretch its neck in order to attain this goal. क्या कि जो जिराफ होते हैं लाइफ टाइम में वो क्या करते हैं, लीव्स को रीच करने की कोशिश करते हैं जो टॉप ऑफ ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए वो क्या करेंगे, अपनी जो नेक है उसे स्ट्रेच करेंगे। एज दीज इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ नेक स्ट्रेचिंग एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वुड बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। क्या कि जब ये इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो नेक स्ट्रेचिंग है, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो पास हो जाए ऑन हो जाएगी फ्यूचर जनरेशन में। ईच ऑफ स्प्रिंग विल बी बोर्न विद स्लाइटली लॉन्गर नेक देन दोज ऑफ पैरेंट। द स्लाइटली लॉन्गर नेक and legs produced in each generation were passed on to the subsequent generation until the size of present day giraffe was reached. ये देखिए बच्चों, फिगर 14.6 में नेक इलॉन्गेशन बाय स्ट्रेचिंग इन जिराफ शो किया हुआ है। अगर आप इनके एंसेस्टर्स की बात करें, देखिए उनकी नेक शॉर्ट है, तो वो जो लीव्स थे होते हैं उनको खाने के लिए वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई सक्सेसिव जनरेशन उनमें लॉन्ग नेक जिराफ आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये भी एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ लमार्किज्म। अब ये जो लमार्क ने जो थ्योरी दी थी इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। Lamarck's view on the mechanism of evolution were never widely accepted। कह रहा कि ये जो Lamarck's के views थे evolution के related कोई widely accepted नहीं है। The role of environment in producing phenotypic changes in individual was correct, but these acquired traits are non-genetic, having no influence on the genotype and cannot be inherited। कह रहा बच्चों की जो इन्वायरमेंट का रोल होता है फिनोटाइपिक चेंजेस में वो तो ठीक था, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर कि उसकी जो फिनोटाइप होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। बट कह रहा है कि ये जो ट्रेड्स एक्वायर्ड ये नॉन जेनेटिक होते हैं और ये इनहेरिट नहीं होते, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। तो ड्रॉबैक्स की तरह इसके चार है, कौन कौन से। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लमार्किज्म, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। The use and disuse of organ cannot alter genotype of organism। यानी कि अगर हम ऑर्गन को यूज करें या यूज नहीं करें उससे हमारी जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, यानी जीन्स नहीं चेंज हो सकते। सोमैटिक चेंजेस आर नॉट हेरिटेबल, ठीक है। उसके अलावा जो सोमैटिक चेंजेस है तो वो भी हेरिटेबल नहीं होती, यानी वो ट्रांसफर नहीं होते। एंड ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय विश और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन्स भी जो है ना मॉडिफाइड नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू विश ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।